कथक में सारी चीज़ें हैं। कथक में आपका मंदिर, पूजा, आपकी आमदें, लखनऊ। ईश्वरी प्रसाद जी जो थे, जो इनके सबसे पहले कथक के, जिनको भगवान ने स्वप्न दिया था, तो उनको सांप ने नागपंचमी के दिन काट लिया था, क्योंकि उनको कुछ सोच रहे थे और जमीन में ऐसे ऐसे कुछ कर रहे थे, तो सांप निकला, वो उसने काट लिया। सभी को मेरा सादर प्रणाम है, नमस्कार है। आज के परिचर्चा में हमारे साथ कथक का एक बड़ा नाम विदुषी उर्मिला शर्मा मैम हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ रही हैं। ये हम लोगों के लिए, प्रयागराज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे साथ, क्योंकि प्रयाग में कथक का जो भी स्वरूप आप लोग देख पा रहे हैं, कथक की परंपरा जो भी अनवरत चल रही है, उसका निर्वहन मैम बखूबी कर रही हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कथक को आगे बढ़ा रही हैं। तो इसका श्रेय मैम को जाता है। एक बार मैं चाहूँगी सब लोग मैम के लिए ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। मैम, आपसे सीधे जुड़ते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल जनरल कि आप थोड़ा सा अपने बारे में खुद से बताएं। वैसे तो सब लोग जानते ही हैं, बट थोड़ा सा आप उसको और ब्रीफ करके बताएं। और आपने क्या बचपन में सोचा था कि कथक नृत्य में आपको जाना है, या कथक ने आपको चुना, आपने कथक को चुना? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत सुंदर बात है। सबसे पहले तो मैं अपने डायरेक्टर एनसीजीसी जज सीसी के उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आपने यहाँ याद किया इस बात के लिए। और कुछ लोग मेरे परिचित हैं, क्योंकि जब ये एनसीजीसी बन रहा था, उस स्टोन को रखने में हमारा पहला हाथ था। हम डायरेक्टर साहब जितने भी लोग थे, वो टेंट में हम लोग हमारे पार्टीशन करके ऑफिस बने हुए थे। बाद में बिल्डिंग में शिफ्ट हुए, बहुत काम किया। उसके बाद भी यहाँ एक पोस्ट निकली थी गुरु की, तो उसमें भी 2 साल मैंने सिखाया। बाकी प्रोग्राम के लिए भी मैं यहाँ थी। एच.एन. श्रीवास्तव जी थे जो सबसे पहले डायरेक्टर थे, तो मुझे घर से बुला के यहाँ उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा आपको यहाँ करना है। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर उसके बाद ये लगा कि क्योंकि मदर हमारी अलाउ नहीं करती थी, वो ज़माना नहीं था नाच का, गाना बजाना, तो उन्होंने कहा नहीं, घर पे बैठो, मुझे नहीं भेजना है। तो फिर डायरेक्टर साहब को मैं रिज़ाइन करके दे के चली गई थी। लेकिन उसके बाद ही मैं साउथ अमेरिका चली गई। मुझे आईसीसीआर की तरफ से बाहर बुलाया गया। शुरुआत ऐसे हुई कि हम चंदौसी मुरादाबाद के रहने वाले हैं बेसिकली, और मेरे फादर यहाँ ट्रांसफ़र होकर रेलवे में चले आए थे, तो मैं तो तब हुई हूँ यहाँ पर, तो मेरी कर्म भूमि है इलाहाबाद। कुछ साल हुए, महाराज जी का एक प्रोग्राम था रेलवे इंस्टीट्यूट में, यहाँ नॉर्दर्न रेलवे इंस्टीट्यूट। तो धोती पहन के बस महाराज जी मंच पर आए ही थे और घुंघरू उन्होंने ऐसे किया, तो पिताजी को लगा ये आदमी क्यों नाच रहा है भाई, ये क्या है, क्योंकि हमारी तरफ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये था ही नहीं। तो पास में ही घर था, उन्होंने कहा आ जाओ भाई तुम लोग जल्दी जल्दी, यहाँ कुछ हो रहा है। तो हम बच्चे बच्चे थे, भाग भाग के घर से वहाँ आए। और सच में जब महाराज जी को देखा तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी सही जगह है। और उसके बाद वहाँ एक रामलीला हुई, उसमें हमको जो 2 नृत्यांगनाएँ होती हैं जिसमें अप्सराएँ, ऋषि, वो नारद मुँह का सीन था जिसमें उनको मोह भंग करना है। तो हम 2 बहनों को चुना गया, हम दोनों बहनों वहाँ पर गए। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन ये बात हमारे घर में किसी को नहीं पता थी कि मैं डांस कर रही हूँ। ये बताते थे कि नहीं गाना सीख रही है, तो गाने के लिए नहीं बोलते थे। उसके पीछे मैंने डांस को शुरू किया, और 2 महीने बाद ही ऑल इंडिया कंपटीशन था, उसमें मैं बैठी, दीदी ने मुझे चुपचाप बिठा दिया। बड़ी बहन का बहुत सपोर्ट मिला मेरे को। ड्रेस जो थी घर पे नहीं सिली जाती थी, जब वो जाती थी साथ में इंस्टीट्यूट में सिलती थी,
घुंघरू भी वहीं रखे रहते थे कि घर में ना पता चले। लेकिन जब प्रोग्राम हुआ तो फादर का आना भी हुआ, लोग और भी गए। तो जैसे ही मैं मंच पर आई, नाम मेरा पुकारा, तो थोड़ा फादर को लगा ये हो क्या गया। उस समय नहीं बोल पाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ अच्छा है, लोग तालियां बजा रहे हैं या कुछ इसको एक के बाद एक अवार्ड मिलते जा रहे हैं, क्या है ये, फिर थोड़ी से वो बोलने लगे कि नहीं नहीं ठीक है, कुछ करे, अभी छोटी है। तो उस छोटे होने के उसमें थोड़ा बेनिफिट मिला, आगे बढ़े। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं इधर ऑल इंडिया के बाद हम संगीत नाटक एकेडमी का, वो भी सोचिए सन 71-72 में पहली बार जो संगीत नाटक एकेडमी की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें भी मैं पहली कथक की कनिष्ठ वर्ग की कंपटीटर थी जिसने वहाँ टॉप किया विद इन 2 मंथ्स। तो आज उस बात को कम से कम 50 साल हो ही रहे। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा और घर में कभी ना कभी हाँ ऐसे करते हुए सीखती गई। उसके बाद मास्टर्स किया। मन में एक बार एक छोटी सी बात यही कहना चाहूँगी, ये जो कथक आपके हम सबके सामने दिख रहा है, जब मैं महाराज जी के पास मेरा जाना हुआ, उसके पहले ही मैंने जब प्रभाकर कर रही थी, किताबों में पढ़ते हैं कि हंडिया एक गांव है जहाँ से कथक की शुरुआत हुई थी। तो मेरे मन में आया कि आखिर जाके तो देखें ये कौन सा गांव है, कैसी जगह है। लेकिन मैं मात्र 14-15 साल की थी, तो फिर घर से अलाउड नहीं था कि कैसे जाएं। फिर अम्मा को थोड़ा सा बोलती थी कि अम्मा तुम चिंता मत करो, मैं जाती हूँ। तो जो लड़कियां हमारे साथ की सहेलियां होती थी, एक आध कभी उसे लेके चले आती, चलो बस हनुमान मंदिर तक पैदल जाती थी, वहाँ से बस 7 रुपये बस का किराया हुआ करता था हंडिया तक का। तो वो पैसा भी जो भैया लोगों को टीका बीका करने में मिलता था, वो छुपा के रखती थी मैं, क्योंकि पैसा कहाँ से मिले किसी भी काम के लिए। और बहुत वैसा समय था, हम लोग 9 भाई बहनों का बड़ा परिवार था और ब्राह्मण फैमिली, कंजर्वेटिव फैमिली, ये सब चीज़ें थी। पर उसके बाद वहाँ गई, उसको मुझे 2 साल करीब लगे, तो फाइनली 78 में मैं उसको ढूंढ पाई उस जगह को। फिर ये था पैसा कहाँ से आएगा, बात वहीं अटक जाती थी। उसके बाद आईसीसीआर से मेरा हुआ, मैंने सोचा भगवान कुछ मेरी मदद करो, क्योंकि घर वाले तो भेजेंगे नहीं और पैसा मिलेगा नहीं, ये बनेगा कैसे। फिर मैं गई, मेरा एक ऐसी पेपर में आया था आईसीसीआर का, मैंने भर दिया और तब मेरी एज भी नहीं थी जाने बाद, उसमें 30 इयर्स जाना था, मैं उस समय 23 साल की थी। तो जब मैंने भरा, मेरा अनुभव देखा उन्होंने, तो मुझे कॉल किया, मैं यहाँ से गई, तब शायद 90 रुपीज़ प्रयागराज का किराया होता था। अभी इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं मेरे को। तो मैं जब वहाँ गई, अम्मा से बोल के अम्मा इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, एक बार जाने तो दो। तो मैं पहुँची, आईसीसीआर गई और वहाँ जब फिर ड्रेस नहीं थी मेरे पास, तो मैंने कथक केंद्र गई, क्योंकि महाराज जी के पास जब थी 2 साल स्पेशलाइजेशन किया मैंने। तो मैंने वहाँ से ड्रेस का कहा कि मुझे एक कॉस्ट्यूम दे दिया जाए, क्योंकि मैं उसको पहन के प्रोग्राम करूँगी, वही जो हमारा सिलेक्शन था। तो फिर वहाँ गई तो उन्होंने, पानी साफ थे, जीवन पानी जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम्हारा नहीं होगा यहाँ पर, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम नहीं जा सकती। तो मैंने कहा कि देखिए, अगर उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो कुछ तो सोचा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे आप ड्रेस दे दीजिए। तो ड्रेस लेके मैं फिर आई, वहाँ आईसीसीआर आई और फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में वीना सीकरी जी बैठी हुई थी, और भी लोग थे, दमयंती जोशी जी बैठी हुई थी, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। तब उन्होंने मेरा जो एक सोच देखा है, मेरी बातचीत का ढंग देखा, तो उन्होंने बोला कि आप बहुत छोटे हो, यू आर टू यंग टू गो। तो बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी भी मुझे तब नहीं आती थी, क्योंकि घर में अम्मा डांटती थी कि खबरदार अंग्रेज़ी बोली, हिंदी में बात करा करो, तो डरते भी थे। तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई बहुत डैशिंग लड़की लग रही है, तो देखते हैं इसको भेज के। तो उन्होंने कहा छोटी हो, तो मैंने कहा मेरे ख्याल से मेरा अनुभव आप देख लीजिए, अगर मेरी उम्र से ज़्यादा हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो बहुत खुश हुए वो लोग, उन्होंने कहा नहीं नहीं वी कैन सेंड हर। तो हो गया और मैं गई। तो पहला मेरा काम ये था, मुझे एक्सटेंशन वहाँ 3 साल के बाद मिला, फिर भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे हंडिया का वो जगह को पक्का कराना था, वहाँ पत्थर लगाना था,
कथक का इतिहास लिखना था, तो मुझे वो टर्म छोड़ के आए। और वो चीज़ मैंने जितनी कोशिश हुई बनाया किया, घर के बहुत सारे व्यवधानों के बाद। और कोई ऐसी पक्की नौकरी भी मैंने कभी इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरा मिजाज भी थोड़ा ऐसे था। मिली बहुत, ऑफ़र बहुत हुए, लेकिन मुझे लगता है अगर मैंने 8 घंटे यहाँ बर्बाद किए तो मेरा काम कैसे होगा, मैं आगे कैसे बढ़ूँगी। 12-12 घंटे रियाज़ करती थी मैं। घुंघरू अगर मेरा किसी भी समय बंद गया तो ओवरनाइट या सुबह 3-4 बजे बांधा तो शाम के 4 बजते थे। तो वो रियाज़ हुआ। और ये बड़ी चीज़ है क्योंकि इलाहाबाद मैंने तो अपने मतलब कहती हूँ कथक और मैं अलग नहीं रह सकती। मैं बिना खाए रह सकती हूँ लेकिन कथक के बिना नहीं रह सकती। मैम, आपने ज़िक्र किया हंडिया में एक गांव है किचकिला, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि कैसे आपको उसके बारे में पता चला और क्या है उसकी पृष्ठभूमि, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालें। एक्चुअली जो लक्ष्मी नारायण गर्ग की एक किताब थी उसमें तो लिखा ही था ये बात कि हंडिया चिलबिला गांव, वहाँ चिलबिला लिखा था। तो हमने पढ़ा कि हाँ चिलबिला गांव कुछ ऐसा है। तो उसके बाद वही माँ से थोड़ा ज़िद किया कि मैं जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। तो मैं किसी तरह गई। पहली बात तो मिल नहीं रहा था, बहुत सारे मेरे ख्याल से 100-100 साल के लोग थे। अब कहाँ 100 साल कोई ज़िंदा रहेगा भगवान ही जाने। और मैंने ऐसे लोगों को देखा, उनकी रिकॉर्डिंग की। और रिकॉर्ड में क्यों कर पाई क्योंकि विदेश से मैं एक वीडियो कैमरा लेके आई थी क्योंकि मेरा ये था कि मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है। उस समय टेप वेप भी कहाँ था, कुछ भी यहाँ इंडिया में कुछ उपलब्ध नहीं था, और होगा तो मैं खरीद नहीं सकती थी। तो उससे हमने सबकी रिकॉर्डिंग की, वो जगह ढूंढी और उस चबूतरे को बनाया। उसमें भी ये था कि ईश्वरी प्रसाद जी जो अब हमारे सबसे पहले पुरोधा कथक के थे। जैसे पहले हमारा पौराणिक काल में नृत्य था, रामायण काल में सबने देखा होगा कि लव कुश ने जो कथा थी हमारी, रामायण की कथा जो वाल्मीकि जी ने लिखा था उसको गा गा के वो पहले बोलते थे, पहले गाई जाती थी। फिर धीरे धीरे उसको और रोचक ये बनने लगी कि कभी जैसे घूम गए कोई कथा कहते तो उसमें लोगों को भी अच्छा लगता था कि अरे घूमे ये किया। मतलब धीरे धीरे चीज़ें जुड़ी, टुकड़े परन तिहाइयाँ, जो ये रूप है ये रूप नहीं था। भजन थे, मंदिरों में नृत्य हुआ करता था, या ऐसी जगह देखी जाती थी कि जहाँ कुछ लोग बैठे हैं वहाँ लोग गाना गाते थे या कथा को सुनाते थे। धीरे धीरे प्रमोशन जैसे करते हैं ऐसे ऐसे हुआ। तो सबसे पहला यही है जो ईश्वरी प्रसाद जी का मैंने पढ़ा था कि उनको स्वप्न में कृष्ण भगवान ने कहा कि फिर से जाके आप मतलब इंस्पायर जैसे करते हैं, उसमें ऐसी था कि आप इसको फिर से पुनर्जागृत करिए, ये कथक वापस आना चाहिए। तो अब वो जब दूसरे दिन उठे तो वो साधारण नहीं थे, उनके मन में एक ये सजगता थी कि उनको कुछ करना है। फिर उसके बाद उन्होंने पहले अपने बच्चों को सिखाया, क्योंकि पहले किसी को बाहर कहाँ सिखाएं, अपने ही बच्चों को सिखाया, थोड़ा थोड़ा करने लगे। फिर उसके बाद उनकी 3 पुश्त वहीं थी, हंडिया में ही थे। अच्छा, ढूंढने में भी जब चिलबिला पढ़ा मैंने तो मैं प्रतापगढ़ पहुंच गई, क्योंकि लोगों ने कहा यहाँ चिलबिला तो प्रतापगढ़ में, वहाँ तक ढूंढा। मतलब आप सोचिए घर के इतने रुकावटें हैं, उसके बाद चिलबिला किचकिला ये वो ढूंढते ढूंढते, और पढ़ाई लिखाई तो कुछ तो था, ईश्वर ने कुछ तो मेरे अंदर दिया था कि मेरे द्वारा वो खोजना है। तो वो तीनों पुश्तें यहाँ रही। उसके बाद जैसे अभी कोविड हमारे यहाँ आया, उसी तरह उस ज़माने में प्लेग की बीमारी होती थी। तो वो जब प्लेग फैला उसकी वजह से जितने लोग थे गांव के, कथिक थे, उसमें इनके परिवार के लोग थे, सब लोग माइग्रेट करे। कुछ चले गए बनारस क्योंकि नज़दीक में था, और कुछ आ गए लखनऊ के रजवाड़ों में आ गए, मुग़ल दरबारों में, और कुछ यही हिंदू उसमें जो हमारे राज थे जयपुर में, तो कुछ वहाँ चले गए। तो इस तरह जो घराना परंपरा बटे वो ऐसे बटे, और यही परिवार था। इन्हीं ये लोग सारंगी भी बजाते थे, तबला भी बजाते थे, डांसर भी थे, मतलब सारे सब्जेक्ट के ये लोग माहिर थे, मिश्र लोग। राजाओं के लिए जो वीर और शौर्य की कथाएं की जाती थी वो यही लोग करते थे। चारण भट्ट काल में हम सब ने पढ़ा है इन चीज़ों को। तो इनके ही परिवार के लोग जो बनारस गए, वो क्योंकि मंदिर था, खाना पीना कहाँ चलेगा,
मंदिर जाएंगे, गाना बजाना करेंगे, पूजा करेंगे भगवान की, खाना मिलेगा। वहाँ रह गए, उन्होंने एक घराना रूप ले लिया। लखनऊ आए तो बादशाहों का था, तो उन्होंने नाच को बदल दिया। भाई राजा जो कहेगा भाई ऐसा करो तो करना ही पड़ेगा। अब सुदेश जी कहेंगे ये करना है तो करना तो पड़ेगा ही। तो रजवाड़ों में था तो उनका भी सब चेंज हुआ, कुछ कुछ चीज़ें कि भाई आप इसको ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कुछ चेंज हो जाएगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, कलाकारों ने उसको अडॉप्ट किया। उसके बाद जयपुर में गए तो जयपुर में क्योंकि वीर शौर्य था तो जितने कवित्व हैं, जोश भरी चीज़ें हैं, और नाच में भी जो है जो ज़ोरदारी है या पैरों का काम है या तेज़ी से घूमना है, वो सब जयपुर हुआ। लेकिन कथक एक ही है। अगर हम कथक के कई टुकड़े कर दें, जैसे अब हम सुनते हैं एक और रायगढ़ घराना की बात आ रही है, तो रायगढ़ घराना एक दो लोग थोड़े मजबूत होते हैं पैसे रुपए या वर्चस्व से, तो सोचते हैं सारी दुनिया को समेट लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कोशिश यही करें, जैसे हमारे परिवार पहले यूनाइट होता था तो बड़ी ताकत होती थी, इवन पड़ोस के लोग भी डरते थे, भाई इनके यहाँ 10 लोग रहते हैं, जल्दी लोग बोलते नहीं थे। अभी क्या है, सब अलग हो गए। सेम चीज़ हमारी आर्ट में भी आ रही है। हम अगर छिन्न भिन्न हो जाएंगे तो हम कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबको यूनाइट होना है। तो हम चाहते हैं कि कथक या जो भी विधाएं हैं उसको बहुत बांटे नहीं, उसको कोशिश ये करें कि वो एक साथ हो। उसके वो अलग रंग हैं। अगर हम चक्कर हटा दें, पैर हटा दें, तो वो नाच का आधा भाग चला गया। बनारस की अगर हम कहते हैं मंदिरों में नृत्य था, तो मंदिर के अगर भजन ही केवल करें तब भी लोगों को लगेगा भाई अरे ये क्या। ये अगर हम दरबारी जो हमारे दरबारों में पनपा, अगर उसका कलर हम हटा दें, उन्होंने भी कुछ चीज़ों को एडिट किया है इसमें, तो वो भी एक कलर है हमारा। तो हम सबको समेट के अगर एक ही केवल कथक की बात करें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी होगी। मेरे ख्याल से मेरे काफ़ी यहाँ स्टूडेंट भी आ गए हैं, बहुत बच्चे हैं, ये इन बातों को यहाँ सुनेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि क्लास में कभी कभी बहुत बातें नहीं हो पाती, केवल क्लास चलता है हम लोगों का। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे ही, जो आपने बोला कि जैसे कि कहते हैं कि कथा कहे सो कथिक कहावे, कहानी की परंपरा आपने बताई कि कहानी जो कहते थे उन्हीं को हम लोग कथिक कहते थे, उसी से कथक की उत्पत्ति हुई। तो आज के युग में क्या ये कहानी कहना ये क्या प्रासंगिक है अभी, मतलब कथक में जो बोला जाता है कि कथा कहे, तो क्या कथा जो कही जा रही है वो क्या आज के युग में प्रासंगिक है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल। मुझे लगता है कि कथा तो जन जन में है, सबके पास अपनी कथा है। अगर हम कहें, बंगला में बोलते ना कथा बोलो, माने आपके विचार, आपकी सोच, आपकी कहानी, आपके सबके अंदर कुछ कुछ है। कथक तो इतना विराट है कि सबके अंदर बसा हुआ है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि कथा कहने का जो ढंग है वो नृत्य के माध्यम से जो आया है, ये एक बहुत उसकी विशेषता तो है ही। और आज के जो नृत्यों में कहा जाए, एक तो क्या टाइम लिमिटेशन हो गई है, 5 मिनट करिए, 7 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, जो समय से बांधा गया कलाकारों को, तो वो पूरी बात कह नहीं पाते। अब उन्हें क्या लगता है कि जब हम घूमते हैं, 2-4 टुकड़ा लगाते हैं, पैर में कुछ करते हैं, बड़ी ताली बजती है, तो वही करते हैं वो 10 मिनट में, और क्या करेंगे। अभी कथा करेंगे तो कहेंगे अरे भाई ये कथा तो सुना था ना, देखा था, अभी तो मोबाइल भी आ गया है तो लोग मोबाइल में देख लेते हैं। तो क्या करे, कलाकार भी बंध गया है वो। और आज की मतलब कुछ भी करिए, वो समय चाहता है। हमने खुद पटना में प्रोग्राम होता था, जैसे दुर्गा पूजा में होता था, वहाँ तो पर मतलब हर चौराहे चौराहे प्रोग्राम होता था। वहाँ के ऑर्गेनाइज़र किसी से पैसा नहीं लेते थे, साल भर पैसा इकट्ठा करते थे और फिर वो दुर्गा पूजा पे प्रोग्राम करा के बड़े बड़े कलाकारों को बुलाते, जिसको सुनते थे अरे भाई बड़ा बढ़िया गा रहा है या नाच रहा है, तो वो घर पे आके बुलाते थे। हम लोग ने वो ज़माना देखा है कि जिनको कार्यक्रम कराना है वो हमारे घर आते थे, वो सम्मान हमें देते थे, जो सम्मान हम सब खो बैठे हैं। अब हम कलाकारों को केवल चक्कर काटने पड़ते हैं, जो काट पाता है वो कार्यक्रम करता है, जो नहीं काट पाता वो अपने घर पे बैठता है। तो ये भी चीज़ें हो रही हैं, उससे भी कला बहुत ख़त्म हो रही है। जिनमें थोड़ी खुददारी है वो जाके प्रोग्राम नहीं मांगते, वो अपने घर पे ही बैठे। इसमें बड़े बड़े कलाकार
ज़मीन दोज़ हो गए, मेरी भाषा में यही कहूँगी, ख़त्म हो गए, क्योंकि वो कह नहीं पाते। उनको ढूंढना, मैं जब यहाँ आई थी, हम लोग थे, तो डायरेक्टर साहब ने कहा ये जितने भी आपके डांस फोक के कहाँ थे, यहाँ पर कौन जानता था। जंगलों में हम लोग जाते थे, जो हमारे साथ ही भैया लोग थे, कुछ तो रिटायर भी हो गए, वो लोग बाहर खड़े रहते थे, मुझे कहते थे जाओ उर्मिला आप जाओ, तो मैं जाती थी, क्योंकि गांव में जाओ तो औरतें होती थी, वो तो जहर वाले तीर मार देंगे 1 मिनट में इनको। तो मैं जाती थी तो वो लोग कहते थे ओके ओके, मतलब जो वो उनकी भाषा थी, आओ आइए आइए, जो खटिया पे बिठाते थे। फिर हम उन्हें बताते थे कि नहीं नहीं, ये आपकी एक आर्ट है, आप इसको करिए, इससे आपको पैसा भी मिलेगा, आपका नाम होगा और आप सब सुरक्षित रहेंगे, आपके घर अच्छे होंगे। तब धीरे धीरे ये टीमों को हमने जोड़ा है, फिर इनका पूरा डिटेल बनाया, इनको एड्रेस ये वो जो भी। इतना आसान नहीं था इसको इतना बड़ा जो सांस्कृतिक केंद्र बना है, इसके पीछे बहुत काम हुआ है। हम इसी लॉन में 300 बच्चों को लेके, वो जो राम जी कंपनी का ऐसा वाला माइक, उसमें बोलते थे बच्चों को कि भाई सुनाई नहीं पड़ता था, तो अपने कुछ स्टूडेंट को बीच बीच में खड़ा करके उनसे कहते थे बेटा हाथ ऐसे कराओ, ऐसे। बड़ा कठिन काम, बहुत कठिन समय हम लोगों ने देखा है। तो मेन तुम्हारा ये है कि चीज़ें तो बहुत सारी हैं, कथक में सारी चीज़ें हैं। कथक में आपका मंदिर पूजा, आपकी आमदें लखनऊ, आप खुद भी बना के दे सकते हैं। इतनी स्वतंत्रता है कि आप खुद, आपके मन में कुछ चीज़ आ रही है, आपने इतना सीखा है, तो आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं। इतना शास्त्रीय, मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, कोई चीज़ बन गई थोड़ा सा है, जैसे और लचीलापन है, एडजस्टमेंट है। लेकिन अब क्या हो गया है, वो एडजस्टमेंट मुझे कहना पड़ेगा कि ये जो विदेशी और ये हिप हॉप और वो जो फ्यूजन कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, इतना ख़राब हो रहा है, मुझे लगता है कि हम लोग के जाते जाते तक कथक का वो रूप एकदम ख़त्म हो चुका होगा। ये दुख की बात है, इसको हम सबको संभालना होगा, इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हम आज भी पूछिए, सारे बच्चे बैठे हैं, जो बच्चा 1 घंटे के लिए आता है वो 4 घंटे खुद ही बैठ जाता है, और 2 महीने में बच्चे नाचते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्यों यहाँ और जगहों पे बच्चे नहीं निकल पाते? क्योंकि अपना जब गुरु में आग होगी तो बच्चे तो करेंगे ही करेंगे। गुरु को पहले तो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, और जो हमने किया है इसका रिजल्ट हमको मिलता है। अगला सवाल मैम इसी से रिलेटेड है कि आपने बोला आज के युग में जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और विदेशी गाने नृत्य सब या आज के युवा जो है वो अपना रहे हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि जो पारंपरिक कथक नृत्य का स्वरूप है, पारंपरिक नृत्य और जो आधुनिक नृत्य है, उनमें कैसे बैलेंस बना के रखा जा सके इसके लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और सब युवा ही हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो सकते हैं मॉडर्नाइजेशन से। तो आप इनको क्या कहना चाहेंगी कि कैसे ये अपना दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के रखें? मुझे ये लगता है सवाल अच्छा है, और ये इस पे हम लोग अक्सर बातें करते भी हैं कि युग तो बदल रहा है, सब ठीक है। जैसे मोबाइल है, वो इसलिए दिया गया है कि आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो पाएँ। सब अच्छा बुरा सब कुछ है, ये आपको डिसाइड करना है कि हमको ये लेना है और नहीं लेना है। ये आपको खुद से डिसाइड करना है। उसमें क्या हो रहा है, ऐसी समझ के लोग कम हैं जो उसकी अच्छाई ले पा रहे हैं, जो खराब चीज़ें हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं। इस वजह से इसको पकड़ना, इसको बैलेंस करना थोड़ा टफ तो है ही। सारे बच्चे यंगस्टर्स जैसे हम लोग के टाइम था, अगर एक बार अम्मा ने ऐसे देख दिया तो हम लोग डर जाते थे। अभी आप देख ही नहीं सकते, आप बोल ही नहीं सकते। जो ये परिवर्तन आया है, समाज बदला, चीज़ें बदली, नृत्य बदला, तो अब जैसे मान लीजिए लोक और शास्त्रीय की बात हो रही है, लोक लोक की तरह रहे और शास्त्रीय शास्त्रीय रहे। अपने अब क्या हो रहा है ना, शास्त्रीय शास्त्रीय रह पा रहा है, ना लोक लोक रह पा रहा है। लोक में भी इतनी मिलावट है कि पता नहीं क्या क्या उसमें मिला दे रहे हैं, लोग इतना कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और भाई जो प्रोग्राम करा रहे हैं सभी समझदार तो नहीं होंगे, सबको म्यूज़िक सीखे हों तब वो उसके डायरेक्टर बने या कुछ बने, ठीक है वो ऑफिशियल है, लेकिन जो कर रहा है उसकी भी जिम्मेदारी हो। और जैसे अभी मुझे है, जैसे हिमानी है यहाँ पर, इनको समझ है,
तो ऐसे लोग रखे जाएं कि जिनको ये लगे कि इनको करना है, उनको नहीं कराना है, या उनको समझा देना है कि देखो ये नहीं। आप अगर लोग पकड़ रहे तो लोग इतना सुंदर है, अपनी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है, तो उनको संभालना है। मैं नहीं कहूँगी कि कथक में जैसे आजकल देख रही हूँ इन्हीं लोगों ने, ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि वो कोठे का डांस था। देखिए, जब कोविड था या प्लेग था या खाने को लोगों को नहीं मिल रहा है, या अभी भी इतने लोग सीख रहे हैं, क्या सारी यूनिवर्सिटी में सारे बच्चों को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग खुद से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ अलग स्कूल खोलेंगे, स्कूलों में जाके पढ़ाएंगे, जो कर भी रहे हैं। लेकिन फिर भी बच्चे ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं है उन बच्चों को रखने की, है ना? तो ये भी एक बहुत सोचने का विषय है। यूनिवर्सिटी से हर साल अगर एक बैच से कम 1000 बच्चे निकल रहे हैं, तो वो 1000 कहाँ जाएंगे? कहाँ है हमारे पास इतनी यूनिवर्सिटीज़? कहाँ है हमारे पास इतने सांस्कृतिक केंद्र या उनको रखने वाले कि उनकी प्रतिभा या उन्होंने जो पीएचडी करी है उनको लगा दें? मैं कितने लोगों को देखती हूँ कि वो फ्रस्ट्रेशन में चले जा रहे हैं। हम कितनों को हम भी सीख सकते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जिनमें है आगे तक बढ़ने का, वो लोग सच में इसको आगे ले जाएं। और मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी, हर फील्ड में करनी पड़ेगी। वो चाहे आप छोटा काम करिए तब भी मेहनत करना है, और बड़ा है तो फिर तो आपको करना ही करना है। तो इनको ज़रूर रोकूंगी कि कथक वाले कम से कम इन चीज़ों को बिल्कुल ना करें कि जो हमारे परंपरा से अलग हों। इवन मैं ये देखती हूँ इस पे मोबाइल पर, जब सोशल मीडिया में एक देवेश मीर चंदानी करके है, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे देखते ही हैं उनको। अभी 3-4 दिन पहले उसने एक वीडियो, मैं सोच ही रही थी कि मैं 6-16 का निपटा लूँ, तो एक दिन इस पे जाके बोलूँगी उसको डायरेक्ट नाम कोट, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ। सारी बात मैंने कभी डरा नहीं, और इसीलिए नौकरी नहीं करी, क्योंकि नौकरी करेंगे तो बात सुननी पड़ेगी। अच्छा, मैं स्वतंत्र हूँ तो अपनी बात तो कम से कम कह पाऊँगी। उस लड़के ने कहा कि कथक लोग नहीं देखते, कथक का प्रोग्राम होता है तो लोग पसंद नहीं करते, जब मैं जाता हूँ तो भीड़ भर जाती है। उसको ये बातें बोलने का राइट किसने दे दिया? क्योंकि ये मोबाइल आपके हाथ में है तो आप कुछ भी बक दोगे, ये अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ उसने कहा कोठों पे, कोठों वाली बात हमारा थोड़ा जो बॉलीवुड है उनकी गलती है कि वो हम लोग के डांस को, भला उनके पास गाने पे डांस हो, बट वो जो मुगलिया ड्रेस है उस ड्रेस में वो किसी भी फिल्म में प्रस्तुत कर देते हैं, तो लोग उसको सीधा पब्लिक कांटेक्ट कनेक्ट करती है ना कि भाई ये डांस कोठे का है। ये गलत हो जाता है। और अगर कहा जाए तो कोठे कोई बुरे नहीं थे, कोठों में भी राजा महाराजा के बच्चे जाते थे, तहजीब और तमीज़ सीखने के लिए जाते थे। वो लोग मजबूरी में करते थे। आज तो मुझे लगता है कि हर आदमी वही कर रहा है जो उनकी मजबूरी थी, और आज इनकी मजबूरी न होते हुए भी लोग वही काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो उस लड़के को रोकना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कोई आप लोगों का सिस्टम हो या केंद्र का हो, कि क्योंकि चीज़ें बनाने में तो बहुत वक्त लगता है, बिगाड़ने में 2 सेकंड में उसने ये बात बोली और सब खत्म कर दिया। कोई आगे नहीं आता, सब चुप क्यों बैठे हैं? अभी हम बोल देंगे तो हमारा प्रोग्राम कट जाएगा। सारे लोग फेसबुक पे ऐसे खूब बोलेंगे, अरे बड़े अच्छे लग रहे हो, लग रही हो, ये सब। जहाँ आपने कोई ऐसी चीज़ लिखी सब पीछे हो जाते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं देता। क्यों? ये गलत है। तो कैसे हम इस समाज को ऊपर ले जाएंगे? हम सही बात अपनी कैसे आगे रखेंगे अकेले? तो इसके लिए सबको बीड़ा उठाना पड़ेगा। मैंने कह के बच्चों से कहा था उस दिन, उसके अकाउंट पे जाओ, तुम लोग लिखो कि तुमको अथॉरिटी किसने दी, पहले कथक के बारे में जानो, कथक है क्या, तुमको कुछ पता नहीं है और तुम इसी से पैसा उगा रहे हो। और पैंट शर्ट पहन के वो कथक कर रहा है और लोगों से कह रहा है कि लोग तो ऐसा करते, मतलब अब वो बोल रहे हैं तो बच्चे तो सुन ही रहे हैं, बच्चे तो फॉलो करते, कह रहे वो कर रहा है, उसके फॉलोअर बहुत हैं। सबको फॉलोअर की चिंता है, सबको बड़े बड़े फॉलोअर चाहिए, तो क्या करा जाए? बच्चे भी फिर गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो मेन बात है, कोई भी बोले तो इस पर थोड़ा सा सब लोग बोलें, और कहीं से रोक लग सके तो लग जाए, नहीं तो बहुत अच्छा मुझे नहीं कहना चाहिए कि हो पाएगा। और ये नाच का रूप एकदम बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कथक की कथा तो खत्म ही हो गई।
अब कथा कहाँ रह गई? कथक की कथा खत्म हुई। अब क्या टेक्निकल, क्योंकि उसमें चक्कर, पैर, धुआंधार, लोग कूद रहे हैं, इतना इतना उछल रहे हैं। अच्छा, जवानी में उछल लिए, बुढ़ापे में कैसे उछलोगे? तब तो बैठ जाओगे, फिर तो गाना बजाना भी बंद हो जाएगा। तो स्थिति, और दूसरा देखिए और खुद रहा है, बड़ी बुरी स्थिति है। सब फ्यूजन वेस्टर्न गाना लेंगे, कथक करने लगेंगे, भरतनाट्यम करने लगेंगे। अभी मैंने भरतनाट्यम के लिए नहीं देखा था, परसों एक वीडियो आया किसी का, वो रैप ऐप सॉन्ग टाइप का कुछ, उस पर भरतनाट्यम ड्रेस पहन के वो भी डांस कर रहा है। मैंने कहा लो, मैं तो इनकी बड़ी तारीफ करती थी, आज तो ये भी दिख गए। मतलब बड़ी स्थिति खराब है। तो मेरे ख्याल से मैम जो आप बोल रहे हैं इस पे मुझे लगता है कि जो उनके शिक्षक हैं, गुरु को थोड़ा सा पाबंदी लगानी होगी, गुरु को बच्चों को कस कर रखना होगा ताकि वो इधर उधर ना विचलित हों और अपना जो साधक मतलब नृत्य जो साध रहे हैं उसी को साधें। तो इसके लिए गुरु को एक बीड़ा ज़रूर उठाना पड़ेगा इसके लिए। ये अच्छी बात कही, और मैं कोई इस बात से फिर नहीं डरती हूँ कि कैमरा है और मुझसे क्वेश्चन किया गया और मैं उसके अगेंस्ट हूँ इन चीज़ों के। उसकी गुरु हमारे परम पूज्य पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की एकमात्र शिष्या शाश्वती सेन जी उसकी गुरु हैं, वो उसे सिखाती हैं। वो उसको हर वर्कशॉप में जाती हैं और बुलाती हैं। पूरा कर्तव्य ये उन्हीं का है कि वो खुद उनसे कहें कि ये तुमने क्या किया, उसको डांट लगाएं, इवन मीडिया के सामने, मीडिया में प्रस्तुत हो और कहें मैं इसके लिए इसको डांटती हूँ कि आइंदा से काम नहीं करेगा। ये तभी सुधार हो गए। बात सही कही तुमने। तो अगर कोई सुन रहा हो और दीदी भी सुने तो उनको जानना चाहिए कि उर्मिला ने ये बात कही है, क्योंकि मैं अपने महाराज के लिए, मेरे गुरु के लिए मैं बिल्कुल समर्पित रही और रहूंगी, और अपने काम के लिए। मैम एक और प्रश्न थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप जैसा आपने बताया कि आप घुंघरू पहनते थे शाम को तो पूरी रात निकल जाती थी घुंघरू पहने पहने, तो आपको क्या लगता है कि आज के युग में बच्चे इतना अपने आप को डिवोटी कर रहे हैं, अपने आप को इतना समर्पित कर रहे हैं इस विधा के प्रति कि वो भी इस तरह से रियाज को कई घंटों घंटों करें? और ये भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि किसी भी विधा के लिए रियाज कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत सही बात है, और बिना रियाज के कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ है, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़ मति होए सुजान। तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। कोशिश सब बच्चों की होती, जैसे सब एकदम छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास, तो 3+ से बच्चे आते हैं। पहले भी यहाँ डीएम साहब थे और भी लोग थे, जिस सबके बच्चे मेरे पास आते थे। और बड़ा शायद उनको लगता होगा सुरक्षित माहौल है, और बहुत टाइट लेडी है। सांस्कृतिक केंद्र में क्लास चलता था और उस समय टंडन साहब थे, उनकी दोनों बिटियाँ आईं, तो उनकी वाइफ ने मुझसे कहा मैम क्या घर पे सिखा सकती हैं? तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा बिल्कुल नहीं सिखाऊंगी, हर विद्यार्थी को उसके गुरु के घर जाना चाहिए या यहाँ इंस्टीट्यूशन में भेजिए, मैं बिल्कुल घर नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने मना किया। टंडन साहब ने कहा कि नहीं नहीं, तुमने क्यों बोला मैम से ये बात, और बहुत अच्छी बात है, बच्चे उनके घर जाएंगे, नहीं तो सांस्कृतिक के जाएंगे। तो इस टाइप के डिसीजंस होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। रियाज की बात जहाँ तक है, कुछ बच्चे तो जैसे आजकल देख रहे हैं रील के चक्कर में कुछ ज़्यादा, ऐसा नहीं कि इस समय लोग रियाज नहीं कर रहे हैं, बहुत रियाज कर रहे हैं। कुछ बच्चे वाकई बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हर पक्ष को उन्होंने पकड़ा हुआ है। इवन उसको अपना एक, जैसे हमने अपनी ज़िंदगी के लिए नाच चुन लिया या नाच ने मुझे चुन लिया, तो वही चीज़ें वो लोग भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब ये तो भीड़ है, इसमें जिसको, भाई ये मत सोचिएगा आपको इतना सारा मिलेगा तभी आप उस काम को करेंगे। आपको जब कुछ नहीं मिलेगा तभी आप उस काम को कर पाएंगे। और जितने भी लोग बड़े बने हैं उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत कमी झेली है, उसके बाद वो आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है। आज क्या है, सारे माँ बाप बच्चों को पूरी तरह से रुपए पैसे कपड़ा लत्ता, मतलब जो उन्हें चाहिए वो उनको तुरंत दे देते हैं। तो बच्चों को ये एहसास ही नहीं कि रियाज ज़रूरी है या कोई काम ज़रूरी है या हम कुछ करें, तो वो ऐसे ही मीडियोकर चलता है। उन्हीं में से कुछ बच्चे बड़े अगर घर के हैं वो भी बन जाते हैं, अगर उनके मन में आ गया। और छोटे घर तो उसे तो क्राइसिस है, उसे तो बनना है, और नहीं बनना है तो कई बार कमी में ख़त्म भी हो जाते हैं लोग। ज़रूरी नहीं कि सब बन ही जाते हैं, क्राइसिस में वहीं ख़त्म हो जाते हैं।
सबके लिए हमारे पास पर्याप्त नहीं है देने के लिए। तो रियाज हमने किया, तो मैं तो 12-12 घंटे रियाज करती थी। वही बताया कि मेरे पीछे एक वाकया में फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, तो रेलवे का मकान बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो बिजली घर सूरज कुंड पुल के नीचे से निकल के लेफ़्ट में जो पूरी बाउंड्री थी उसी में हम रियाज करते थे। मुझे लगता था मैं ऐसा नाचूं कि सड़क तक लोगों को लगे कि कोई नाच रहा है, मतलब जान लड़ा देती थी। हुआ क्या, एक दिन मेरे पीछे एक सांप आके ऐसे बैठा हुआ था और मैं रियाज के लिए पागल रहती थी। अच्छा, गुरुजी बाई चांस ऐसे बैठ के तबला बजा रहे थे और मेरा उनका आमना सामना था, सांप मेरे पीछे था और यही जुलाई वुलाई का टाइम था, तो वैसे भी ये टाइम में बारिश होती है। तो वो शायद वो ऐसे झूम रहा था, मैं देख नहीं पाई और मैं नाचती रही। फिर गुरुजी तबला बजाते बजाते, वो भी काफ़ी रॉ में थे, जब उन्होंने एक क्षण के लिए यूं देखा, तो मैं स्कर्ट पहनी हुई थी, छोटी थी, तो पैर के बीच में देखा पीछे सांप ऐसे। बोला, उम्मी बेटा पीछे मत जाना, सांप है सांप, करके वो तबला छोड़ के भागे जल्दी से। और मैं भी डर गई, मैं भी जल्दी से भाग के इधर आई। लेकिन मैंने उस समय जाने से पहले उनका हाथ जोड़ा। मैंने कहा, अगर सच में मैं शिव की भक्त हूँ और अगर आपने मुझे दर्शन दे दिए, तो बस मुझे आशीर्वाद दे के आप चले जाइए बिना किसी नुकसान के। और आप सोचिए, ऐसे फन झुका और ऐसे गया। उसके बाद हम लोग ढूंढते रहे, भैया लोग आ गए, लाओ ढूंढे, कहाँ था, किधर गया, दिखाई नहीं वो कहाँ गया। तो जुड़ना पड़ेगा। जो आज मेडिटेशन, ये मेडिटेशन है। लोग आज क्यों परेशान हो रहे हैं, ये जो ये हो गया, वो दिमाग से दुनिया भर की चीज़ें हो रही, हम लोग को क्यों नहीं हो रहा? आज हम 60+ में हैं और उसके बाद भगवान की दया से ना शुगर है, ना बीपी है, ना ये ना वो, मुझे नहीं पता, मैं कोई गोलियां नहीं खाती। अब आगे मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक क्योंकि मेरा नाच, मेरे काम, मेरी धुन मेरे साथ रहती है। और एक और चीज़, जो बच्चे घरों में काम नहीं करते, भला चाहे ये चीज़ कही जाए ना कही जाए, बट मेरा मन है कि मैं कहूँ, बच्चे घरों में काम नहीं करते, इतने इतने नौकर रखे जाते हैं और सारा पैसा पहले तो नौकरों के लिए कमा के दो, फिर अपने घर के खर्चे निकालो। ये बहुत गलत है। इस बच्चों को अपने अपने घर के काम ज़रूर करने चाहिए, जिससे कि वो पैसा बचे तो माँ बाप के ऊपर लोड कम हो और बच्चे अपने भविष्य के लिए एक बढ़िया नागरिक के रूप में तैयार हों। ये मैं चाहती हूँ कि सब अपने काम करो। एक और प्रश्न था मैम कि क्योंकि सांस्कृतिक केंद्र भी है और हमारी परंपरा पुरानी जो चली आ रही, हम उनको संजो के रखते हैं, तो उसमें से एक आता है गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु शिष्य परंपरा क्या है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश। और आज के युग में जो पहले गुरु शिष्य परंपरा का स्वरूप था, जो गुरु अपने शिष्य के प्रति और शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित रहते थे, वो गुरु शिष्य परंपरा का आज के युग में कितना पालन हो रहा है, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अब मुझे लगता है गुरु शिष्य परंपरा, वापस कहते हैं ना कि आज की जनरेशन जो भूल रही है, उनको याद दिलाने के लिए हम ही जैसे लोग हैं। मेरे यहाँ जितने भी, अभी तो कुछ बच्चे नहीं हैं, आज कुछ ही आए हैं, क्योंकि बहुत मार्जिन पे कहा गया था कि बच्चों को कह दीजिए, नहीं तो मैं ग्रुप पे डाल के बहुत लोग आ सकते थे। अभी भी जो बच्चे हैं वो सब जानते हैं कि वो मेरे पास कैसे रहते हैं। मेरे घर में सब चीज़ उनके लिए अवेलेबल है, वो आराम से रहें, वो यहाँ रह सकते हैं, प्रोग्राम से लेट आते हैं, मेरे पास सो जाते हैं, मेरे साथ भी सोते हैं। मेरे घर में भी ईश्वर की दया से थोड़ी जगह है, तो सब बच्चे एडजस्ट करते हैं और माँ बाप छोड़ते हैं मेरे पास। कुछ तो है मेरे पास कि बच्चे मेरे पास रहते हैं। आप सोचिए, वही डीएम साहब की बात बता रही हूँ, उनको कहीं जाना था, दोनों बच्चों को उन्होंने कहा, सुबह से वो 2-3 फ़ोन किया और बोला, जी कहीं जा रही हैं, कहीं जा। मैंने कहा क्या बात है, आप 2-3 फ़ोन किया? बोली नहीं, दोनों को सौम्या नन्ना को छोड़ना था, हम दोनों कहीं फॉर्मल उसमें जा रहे हैं। तो मैंने कहा क्या बोल रहा है, छोड़ दीजिए आप, बच्चे मेरे पास रह रहे हैं, खा रहे, और ये सब तो बड़े 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 बच्चे, मतलब ऐसा नहीं है। मैं बहुत प्यार करती हूँ बच्चों को, और मेरे बच्चों से भी ज़्यादा ये प्यारे मेरे हैं, और किसी भी तरह की किसी को कोई तकलीफ़ होती नहीं है। किसी के पास फ़ीस नहीं है तो मैं बिना फ़ीस के भी सिखाती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। ये ज़रूरी नहीं किसी को फ़ीस देना है, आधी दे सकते हो आधी दो, नहीं दे सकते हो मत दो, लेकिन डांस के लिए करो। गुरु शिष्य में जैसे पहले गुरु के पास शिष्य जाते थे, तो भाई गुरुकुल में रहना या उनके पास रहना, उनके सारे काम करना, क्योंकि फीस तो थी ही नहीं, तब सेवा थी, वो सेवा थी, तो सेवा करते थे और उससे उनको वो गुर मिलता था।
अब तो पैसा है, बड़ी बड़ी फीस दे के लोग गुरु को खरीद ले रहे हैं। ये भी तो हो ही रहा है। अच्छा डांस करने वाला बैठा है और जिसको कुछ आता नहीं है वो तुरंत भरता है और वो सारे बड़े बड़े प्रोग्राम ले जाता है। अभी कुछ आता नहीं तो ये हो रहा है ना। उसमें जो अच्छा शिष्य है वो मारा जाता है, उसका हक मारा जाता है। इन चीज़ों को बोल बोल के मुझे सच में आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ये क्वेश्चन उठाने से हो सकता है मैं कुछ चीज़ें और लिखी थी मैंने, उससे बेटर ये हुआ कि इससे बहुत कुछ निकल के आया हमारे साथ। और ये केवल यही नहीं है, क्योंकि पूरे जीवन के 50 वर्ष तो मेरे नृत्य करते करते हो गए। मैंने एक भी दिन नृत्य को विराम नहीं दिया। मेरे दोनों बच्चे ट्विंस हुए और मैंने उन दोनों को बच्चों को पालते हुए अपना स्कूल एक दिन के लिए भी बंद नहीं किया। मैंने सारे काम किए और मेरे साथ बच्चे जितने भी मुझसे जुड़े रहे सब गवाह हैं उसके कि मेरी मैम कितनी मेहनती हैं। आज भी अगर कोई नहीं है तो फिर मैं पूरे घर की क्लीनिंग, मेरा डांस क्लास, मेरा सब कुछ मैं खुद करती हूँ। मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि कोई नौकर आए या 2 दिन पड़ा रहे। तो हमारे संस्कार ऐसे थे, हमारे माँ बाप ने जो कहा वो हमने उसको पालन किया। आज के बच्चे अगर अभी भी मम्मी पापा जो कहते हैं, अगर उनकी बात को कहते हैं, जो वो कहते हैं वो ज़रूर करो, अगर वो जो कर रहे हैं वो मत करो। जो कहते हैं वो ज़रूर करो। हो सकता है वो जो कर रहे हो कुछ मामलों में तुम्हें ना समझ में आए, लेकिन उसका कोई रीज़न होगा, इसको ध्यान रखना। तो सेवा भाव वाला ये गुरु शिष्य परंपरा। उसके बाद आजकल वो मैंने बता ही दिया कि भाई फीस सर्वोपरि है, जो पैसा दे रहा है उसको ये हो रहा है। और हम लोग का जो डेडिकेशन होता था गुरु के प्रति, महाराज जी का, मैं वहाँ सीखने गई थी, हमारे पास केवल 300 रुपये स्कॉलरशिप थी। 300 रुपये में हमारा रहना खाना, मेरी फ़ीस सब कुछ देने के बाद गवर्नमेंट सब काट लेती थी। बचा कितना? 30 रुपये। 30 रुपये में 1 रुपये लीटर का दूध हुआ करता था जो दूध वाला ले जाता था। फिर मेरे पास कुछ नहीं। सोचते थे कि कहीं से कुछ मिले, और घर से मैंने मना कर दिया था, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि 9 भाई बहनों का परिवार और अपनी ज़िद में गई थी मैं दिल्ली सीखने के लिए। तो मैंने कहा मुझे कोई 1 भी रुपया नहीं देगा। मैं अपनी मेहनत से जब कभी छोटा मोटा कोई प्रोग्राम मिलता था तो मैं करती थी गुरुजी से पूछ के, और जो पैसा उसे संभाल के रखती थी, और वो हंडिया के काम में मैंने लगाया। इवन महाराज जी की माँ महादेवी जी, उनकी भी लास्ट जो मृत्यु हुई, क्योंकि मुझे बुज़ुर्गों से बहुत, मतलब मैंने अपने दादी दादा नानी नाना नहीं देखे, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। घर में बैठे हुए कुछ किसी घर जाती थी देखती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं प्रोग्राम में गई, कमानी ऑडिटोरियम में महाराज जी नाच रहे थे और अम्मा जी नीचे बैठी हुई थी। हम लोग वॉलेंटियर थे छोटे छोटे, हम लोग भाग के गए, किसी ने कहा अम्मा जी आई हैं। मैं गई, अम्मा जी को प्रणाम किया मैंने, और मैंने कहा कि अम्मा जी मैं इलाहाबाद में रहती हूँ, आप कभी आइएगा मेरे पास। तो बोली औबे, और वो औबे मार्च में प्रोग्राम था, और फिर फरवरी महाराज जी का जन्मदिन होता है ना 4 फरवरी, तो हमारा मई में वहाँ टर्म ख़त्म हुआ 83 में। और अम्मा जी यहाँ इलाहाबाद आई बच्चा बाबू के पास, जो ओम प्रकाश जी थे उनके नाती। उनके पास आते ही उन्होंने कहा वो बिटिया को बुलावा, वो जौने हमको मिली रही इलाहाबाद के यहाँ, जब बुलावा। तो अब मेरे घर आए उनके ठाकुर छोटे भाई, तब उन्होंने कहा कि दीदी आपको अम्मा ने बुलाया है। तो हम कहे अम्मा? तो बोले वो आई है आपको बुला रही है। तो हम ऐसे ही भागे सीधे, कुछ था नहीं, भैया लोग की साइकिल पे बैठ के गए। वहाँ पहुँचे तो अम्मा जी ने हमारी फ़्रॉक पकड़ ली, बोला बिटिया हमको लई चला, हम न रह इनके लगे। तो हमने कहा ये तो इनके घर के लोग हैं, अब ये इतनी बूढ़ी हैं, 96 साल की हैं, अगर मर मरा गई तो अम्मा तो कहेंगी कहाँ से बूढ़ा को उठा लें या कोई बात है, और महाराज जी गुस्सा करेंगे। तो मैंने कहा अम्मा जी अभी आ रही हूँ, बस 1 मिनट में आ रही हूँ। तो मैं तुरंत भैया के साथ वापस हुई। पास ही में संगीत समिति और सूरज कुंड कोई दूर नहीं था। फिर मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, वो अम्मा जी की अम्मा है और बहुत बीमार है, और अम्मा क्या करें उनके लिए, उनका कोई नहीं है, उनको कोई खाना देने वाला भी नहीं, वो लोग भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। वो उनके पास भी फैमिली थी, वो नहीं पा रहा था, और उन्होंने जिद ठानी थी कि उर्मिला के पास जाना है। तो अम्मा क्या करें? तो बोली जा, हमारी सास होती या कोई होता तो हम क्या ना करते। बस आधा सुनते ही तो मैं आधी दौड़ गई गेट तक, और फिर जाके फिर अम्मा जी को रिक्शे में बिठा के लाई, और घर पे मेरा जो डांस का कमरा था उसमें उनको स्थापित किया मैंने।
और उसके बाद जो वो कहती थी बिटिया ई ऊ जो भी, अम्मा की धोतियाँ थी वो भी सूती पहनती थी, वही अम्मा जी को धोती पहनाना। 1.25 महीने वो मेरे पास थी। उस समय उन्होंने बताया कि हाँ ये कत्थकों की ये जन्मभूमि है, जो तुम काम कर रही हो ये बहुत अच्छा काम है। और अच्छन महाराज जी का नाम लेके उन्होंने, नाम तो लेती नहीं थी, बोले वो कहत रहें कि यहीं के सब लोग हैं, वो बीमारी, इसको ताउन कहते हैं फारसी भाषा में, जो प्लेग है उसको ताउन कहते हैं। तो फैली रही, वहीं से सब इधर उधर चले गए, हम लोग सब यहीं के हैं। तो फिर मुझे भी लगा कि चलो अम्मा ने एक बड़ी बात कही है, क्योंकि ना रिकॉर्डिंग ना फोटो ना कैमरा, अम्मा की फ़ोटो तक हमारे पास नहीं, कि हमारे पास थी, हम उनकी सेवा करते थे 1.25 महीने तक। हमने उनको देखा, उनको दवाइयाँ, यहाँ एक डॉक्टर एक कोई भट्टाचार्य होते थे सिविल लाइंस में, उनका इलाज उनका चल रहा था, लेकिन वो फिर अगस्त में उनकी डेथ हुई। फिर हम महाराज जी को याद करती हुई गई वो, मैं अम्मा के पास ही सोती थी, जबकि मैंने कभी किसी को डेथ देखा नहीं था, तो मैं डरती थी डेथ के पहले। वो ऐसे सोती थी, टेढ़ी हो जाती थी, मैं एक बक्सा था उसके ऊपर चढ़ के सो जाती थी, क्योंकि एक ही पलंग था अम्मा का, मैं कहाँ सोऊं, तो मैं पलंग के बक्से के ऊपर सो जाती थी। तो जब वो घूम जाए तो मैं कहती थी कि ये घूम कैसे गई। फिर खैर अम्मा से पूछा, अम्मा ये बात है, बोली बेटा बचेंगी नहीं, तुम जो है जैसे वो कहती हो वो करो। तो फिर क्या उन्होंने कहा कि बिटिया हमका वो तनी जा तुलसी लैया, तो हमारे घर में बहुत तुलसी, बड़ा सा लॉन था, सब कुछ था। तो मैं तुलसी ले गई, फिर अम्मा ने गंगा जल दिया, मैंने सब उनको ये किया, और मेरी ही हाथ में ऐसे कहे बस बिटिया, महाराज जी का नाम लिया उन्होंने, बिरजू 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 कह करती रही, और मुझे बहुत आशीष दिया, बिटिया तू कभी दुखी ना रही, तू बहुत की है, तू बहुत आशीष। और सोचिए बस ऐसे मैंने गर्दन वो किया और उनका मुंह मेरे हाथ में, जो भी कुछ होगा मेरे हाथ में आया। फिर मैं उनको गोद में उठा के, फिर मैंने कुछ लोग एक दो जो खेत में थे हमारे, तो उनको बुलाया कि जाओ बुलाओ, अम्मा जी नहीं रही, तो फिर बाहर लेटाया, ये सब किया। फिर महाराज, तब तो ये फ़्लाइट नहीं थी यहाँ, वहाँ से लखनऊ आए, लखनऊ से फिर कार से आए, टैक्सी वैक्सी से, तब सारे कार्यक्रम मेरे घर में हुए। तो ये सब मुझे मिला करने को, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जब महाराज जी यहाँ प्रोग्राम के लिए हंडिया माटी की बात हो रही थी, मैंने कहा आप एक डेट दे दीजिए जिसमें मैं इसको बड़े रूप में बना दूं। तो डेट लेने गई थी, तो महाराज जी बोले मैं अभी अस्वस्थ हूँ, कैसे करूँ, थोड़ा ऐसे चल रहा था। बोले तुम्हारे ऊपर मेरे मतलब बहुत एहसान है, तुमने बहुत एहसान मेरे ऊपर किए हैं। मैंने कहा महाराज जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप। तो बोले नहीं तुमने मेरी माँ का किया है। मैंने कहा नहीं महाराज, ये बात आप कहेंगे तो मैं अभी उठ के चली जाऊंगी। मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है कि इकलौते दुखहरण नाथ आपका नाम था, वो माँ आपके पास ना हो के मेरे हाथ में गई, ये मेरा सौभाग्य था, तो आप इसको अलग मत समझिए। तो बस ऐसा ही, बातें बहुत हैं, और कुछ होगा तो मैं कभी ना कभी ऐसे शेयर करूँगी। बहुत सी चीज़ें पहले मैं नोट करूँ, क्योंकि इतना बड़ा 50 साल की बहुत सारी कथा कहानियाँ हैं जो इतने से समय में कहना बहुत मुश्किल होता है। और सब जो भी सीख रहे हैं वो नाच को जीना सीखो। कोई भी चीज़ को जब आप अपनी मन से, तन मन धन से लग जाओगे, तन मन ज़्यादा चाहिए होता है, धन तो खुद ही आ जाता है। पहले तन मन बच्चे लगा ले किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में, तो धन पीछे पीछे आ जाएगा। बहुत से लोग कहते थे उर्मिला जी ने सरस्वती को साधा है और इनको लक्ष्मी भी सद गई हैं। तो मैंने कहा देखिए मैंने सरस्वती ही साधी हैं, और ये सोचा है कि मेरे समाज में, मेरे इर्द गिर्द कोई दुखी परेशान कहीं कुछ होगा तो मैं पहली होंगी, दौड़ के जाती हूँ, मैं मदद के लिए खड़ी होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, उनको भला ना अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगता है। तो शायद ईश्वर की मेहरबानी है। इतना नहीं है कि हाँ मैं फेंक दूं, लेकिन उतना भी नहीं है कि मैं किसी की मदद ना कर पाऊँ। ईश्वर सब करता है बिना किसी नौकरी के भी। ईश्वर ने जो अपने चरणों में मुझे स्थान दिया है वो सबसे बड़ी बात है। थैंक यू। बहुत बड़ी बात है मैम, मतलब आप जैसा बता रहे हैं आप सौभाग्यशाली हैं, वाकई में बहुत सौभाग्य की बात है कि अपने गुरु की माता जी का देहांत आपके हाथों में, तो बहुत ही बड़ी बात है। और ये प्रयागराज के क्या सभी के लिए एक आप मोटिवेशन का काम भी कर रही हैं, आप इंस्पिरेशन भी हैं कि आपने अपने गुरु के प्रति जो समर्पण भाव रखा वो आपने
आपको उसका फलस्वरूप मिला। और ये सब चीज़ें जो हैं ये बच्चे सुने, आज के लोग भी सुने, वो भी इंस्पायर हों इन चीज़ों से, वो भी ऐसा करने के प्रति प्रेरित हों। तो आप इसके लिए बहुत ही मतलब मेरी तरफ से मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, अभी ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ा भी रही है क्योंकि बहुत बड़ी बात इमोशनल है। हो जाता है बिल्कुल। ये बच्ची थी, मेरी स्टूडेंट की स्टूडेंट है ये, कितनी छोटी है ये, इतनी सी मेरे घर में कमरे में ऐसे दौड़ दौड़ के चलती थी। तो मेरे लिए तो सारा ऐसे बच्चे दिखे, ऐसे आते हैं। अभी देखिए आईएएस सौम्या पांडे जो कानपुर में इस समय लेबर कमिश्नर है, मेरे स्टूडेंट है। अभी उसकी बेटी आती है, ऐसे घूमते खेलते ये सब लोग रहते हैं। ठीक है, मैं तो बस जोश भरती हूँ कि करो, जो भी करो, पढ़ाई में जाना चाहती हूँ कर लो। अभी एक लड़की एस्ट्रोनॉट हुई, जोया करके, उसके पापा ट्रिपल आईटी झलवा में थे और उसने भी डांस में प्रभाकर किया और उसी बीच में उसने कहा नहीं मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, जबकि मुझे तब एस्ट्रोनॉट माने भी नहीं पता था क्या होता है एस्ट्रोनॉट। बड़ा गर्दन ऐसे कर, और वो लड़की 10th 12th और बीएससी सब में टॉप करती गई। आज वो प्रोफेसर है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में और कथक को वो सर्वोपरि रखती है। कहती है मैम कथक ने मुझे ज़िंदा रखा है, और वो डेडिकेशन उसने कथक ने दिया है जो आज मैं एस्ट्रोनॉट बन पाई हूँ। वो कला जो का होना एक इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है। वो कहीं ना कहीं से आपको, कोई भी कला आपके अंदर है तो वो आपको शिक्षा के प्रति या अन्य कार्य जो भी हम करते हैं उसके लिए एक कह सकते हैं कि हमको उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन देता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि एक इंसान वो किसी भी विधा से जुड़े, लेकिन उसको जुड़ना चाहिए, कला की किसी भी विधा से जुड़े। तो ये जो बहुत एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जो सती का उस ज़माने में सती हो जाते थे, एक टाइम था, तो वो जो चबूतरा वहाँ बना हुआ है मैंने हंडिया में, क्योंकि बहुत मुश्किलों से 2 साल में ढूंढ के पाया मैंने। तो वो किचकिला है, चिलबिला तो पत्तागढ़ में था, ये चिलबिला है, वार्ड नंबर 1 में पड़ता है। और वहाँ पर जो सिरताजी देवी करके एक थी, बहुत पुरानी 103 साल की लेडी थी, उनकी सारी रिकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें करके मैंने एक सीनियर फेलोशिप मुझे मिला था भारत सरकार की तरफ से सीसीआरटी से। तो उसमें मैंने वो सबमिट किया, उसमें जितना भी मैंने काम किया था वो किया। और वो चबूतरा जिस जगह वो सती हुई थी दादी, एक्चुअली ईश्वरी प्रसाद जी जो थे, जो इनके सबसे पहले कथक के, जिनको भगवान ने स्वप्न दिया था, तो उनको सांप ने नागपंचमी के दिन काट लिया था, क्योंकि उनको कुछ सोच रहे थे और ज़मीन में ऐसे ऐसे कुछ कर रहे थे, तो सांप निकला, वो उसने काट लिया, उसमें ख़त्म हुए। तो वो जो जगह थी वो तो वहाँ डेथ हो गई, और उसके बाद जो गांव में हल्ला मच गया, तो इस ना ही रहें तो भीड़ लगी। वहीं वो अम्मा आई, उनकी पत्नी, तो उन्होंने सर अपना उनका रखा अपनी गोद में, और उन्होंने कहा मुझे कोई भी अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, कोई आग नहीं लगाएगा। मैं भगवान से कहती हूँ अगर मुझ में सत है तो आप मुझे अपने साथ समेट लीजिए इनको लेके। तो अचानक जो उन्होंने आंचल फैलाया तो उसमें एक उल्का जैसा आया ऊपर से, और दोनों भस्मीभूत हो गए। तो वो जगह मैंने बनवाई, उसका चबूतरा पक्का, यहाँ से जाना आना लोग, अभी यहाँ से पास पास में ये देखिए कितने कुछ को मैंने बुला लिया, लेकिन लोग अधिकतर सुनने देखने भी नहीं आ रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लोग मिस कर रहे हैं। और मैं यहाँ से हंडिया तक जाती थी, पढ़ती भी थी, और मैंने वो चबूतरा ईंट लेती, तब शायद 700 रुपये की कुछ सैकड़ा मिलती थी, क्या था मुझे याद, अब थोड़ा बहुत याद है। वहाँ जो एक आदमी था उससे कह के मैंने कहा भाई भट्टे पे से लाओ, मतलब बैठी हूँ, और पानी मुझे क्या दिया, एक बाल्टी में एक लोटा डाल दिया, कुएं से पानी खींच के दे दिया, और मैं वो पानी आराम से पी के दिन भर वो गिट्टी तोड़ती थी कि मैं थोड़ी सी ईंटें गिट्टी तोड़ दूँ तो ये जो गट्टा भरता है चबूतरे में वो खरीदना ना पड़े। कोई करेगा, वो डेडिकेशन होगा गुरु के प्रति या उनके काम के प्रति या उनके इतिहास के प्रति। इसीलिए मेरे को लगता है कि अगर मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय अगर इस बात पर कुछ सोचता है, करता है, तो जो मैंने चबूतरा बनवाया है वहाँ पर जो पत्थर जिसमें ये कहानी भी अंकित है, और मैं कैसे इंस्पायर हुई वो भी है। इवन महाराज जी की जो 9 पुस्तक के लोग हैं, 9 पुस्त मतलब 900 साल तो आप जोड़ ही लीजिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि कथक पाकिस्तान का नृत्य है, तो ये बिल्कुल गलत है। कथक कथा है, उन्होंने शासन किया, हमारे देश में आए तो हमारी सब चीज़ों को, जैसे उन्होंने मंदिर का देख रहे हैं कि ऊपर मस्जिद थी नीचे मंदिर था,
तो हर चीज़ जाके उन्होंने अपना थोपा। तो इस तरह से ये चीज़ें गायब हुई, है ना? तो इन्हीं को मैं थोड़ा आगे लाना चाहती हूँ कि कम से कम मंत्रालय इस चीज़ को सोच ले और वो जो हमने चबूतरा बनवाया है, जो पत्थर है, जो इर्द-गिर्द है, उसको करके कम से कम ऐसा बना दे कि लोग आके वहाँ हर साल दर्शन करें। एक वहाँ कनकपुर है बगल से ही, उसमें है कथिक का तारा, तालाब को तारा कहते हैं गाँव के लोग। तो वो भी आज अंकित है। मैं हम सब महाराज जी को लेके गई, सबको लेके गई। महाराज जी को तो पता ही नहीं था कि ये है कहाँ, चबूतरा कहाँ है, कौन थे, क्या थे। भाई इतिहास इन लोगों ने पढ़ा नहीं, काम करते करते मेहनत करके बहुत आगे चले गए। पलट के आना उनके लिए मुश्किल था, तो बड़े खुश होते थे, चल तूने एक बड़ा काम किया है बेटा। बस ये रह गया, महाराज जी चले गए और वो रहते तो शायद ये चीज़ें और आगे होती, बट मिनिस्ट्री अगर ये करती है और अब ये है, इनको हम आशीर्वाद देते हैं कि ये काम आगे बढ़ता है। एक बार ये हमारे साथ इनको ले गए थे ना, जब सुरेश शर्मा जी थे, तो इनको ले गए थे उस जगह पर। वो बन जाए तो कम से कम आने वाली जनरेशन ये तो जाने कि ये हमारे कथिकों की जन्म भूमि थी, यहाँ पर वो लोग थे, यहाँ उनके घर थे। अब सब चले गए, माइग्रेट हुए, तो वो जगह भी अब और लोग जो रहते थे उन्होंने ऑक्यूपाई किया, जो भी सिस्टम था। तो उस चीज़ को बनवाना भी आसान नहीं था। वो 18 बाई 19 फीट का मैंने चबूतरा बनवाया। पत्थर के एक शब्द के लिए 2.5 रुपया लेता था। वहाँ जाते थे, वो जहाँ बलुआ घाट के पास, पत्थर गोद में रख के ले गई थी कि टूट ना जाए। अपने कपड़े बीच में तह लगाती थी, ऐसे पकड़ के ले जाती थी यहाँ से हंडिया तक, फिर पैदल जाती थी, वहीं छोड़ देता था। वो तांगे में जाना, और तांगे में टूट जाएगा तो पैदल जाती थी गाँव तक। बस कोई शक्ति थी जिसने मुझसे सारे काम करा, बस। और यही चाहती हूँ कि तुम सबके अंदर वो चीज़ है जो मुझ में है। मुझे नहीं लगता कि तुम सब में नहीं है, सब में है, लेकिन उसे पहचानो, मेहनत करो, ज़रूर आगे जाओगे। थैंक यू। नमस्कार। कुछ अच्छे बड़े लोग भी बैठे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि सबके सामने अपनी बात रखने का। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम सब ने मैम को सुना, उनसे, उनकी बातों से हम सभी कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन, निष्ठा, ईमानदारी, इन सब की सीख हम सबको सिखलाई है। हम लोग भी इसी तरह से मेहनत करें, अपने गुरु के प्रति निष्ठा भाव रखें और अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, तो निश्चित तौर पर हम सभी आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आप सबका और मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करती हूँ। और मेरे लिए ख़ास तौर पे ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं मैम के साथ बैठ के यहाँ पे चर्चा कर रही हूँ। तो सबको प्रणाम है और मैम को भी प्रणाम है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। अगली विमर्श की परिचर्चा में हम लोग फिर से पुनः, हाँ जी बिल्कुल, मैं आप सबके पास कुछ भी प्रश्न हो तो आप सब लोग कर सकते हैं, बिल्कुल ये खुला संवाद है। ये कथक परंपरा जो है ये पंडित बिरजू महाराज से ही प्रारंभ होती है। हाँ, रामायण में भी जो उनके दोनों पुत्र थे, लव और कुश, वो कथा, क्योंकि कथाओं से कथा कहे सो कथिक कहलावे। कथा कहते कहते, गाते गाते उस कथा को ये नृत्य के रूप में आ गया। वो नृत्य क्यों है हमारा, जब से हमारा सनातन धर्म है तब से हमारा कथा हमारे साथ है। लेकिन वर्तमान में नीचे प्रारंभ होता है। नहीं, वो हुआ ये कि जैसे माइग्रेट, वही तो बताया कि मान लीजिए जैसे पुरानिक काल था, सब चीज़ें खत्म हुई। लाक्षागृह आपका ये भदोही, इधर प्रतापगढ़ में गई थी, यहाँ कोई अजुआ में कोई एक बाबा थे, उधर जाना हुआ हमारा, तो पता चला वहाँ भी बहुत सारे कथिक रहते हैं। तो ये सब फैले हुए हैं। पूरा हमारा प्रयागराज बहुत भाग्यवान है कि बड़ी बड़ी काम हमारे प्रयाग से हुए हैं, ये बड़े भाग्य की बात है। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा ना कि कृष्ण भगवान ने जब देखा, ईश्वर जब कहते हैं पूरी प्रकृति खत्म, कोई तो होगा, ईश्वर ने चुन लिया भाई एक आदमी के, भाई ये करेगा काम, उनको इंस्पिरेशन दे दी। अब वो बढ़ा है, उन्होंने पहले अपने परिवार को दिया, फिर अगल बगल दिया, फिर वो परंपरा चलने लगी। फिर वही कहा मैंने कि माइग्रेट हुआ। उस समय जब ये प्लेग की बीमारी आई
तो क्या करते, मैंने इस पे 1 घंटे का एक बैले किया था 2011 में कि किस तरह से कथक ही शुरू हुआ है। इसमें पायनियर के वो एडिटर थे, क्या नाम है उनका, नारायण जी, अभिलाष नारायण जी। उनको मैंने वो बनाया था ईश्वरी प्रसाद जी, क्योंकि उनके टॉल हैं, थोड़े बाल थे, तो मुझे लगा पुराने में ऐसे होंगे। कल्पना की, मुझे क्या पता ईश्वरी प्रसाद जी क्या होंगे। उस कल्पना को करके मैंने 1 घंटे का बैले किया कि कथक कैसे शुरू हुआ होगा, और वो सो रहे हैं और उनको कैसे उसको एक्ट किया पूरा, कि वो पूरी नीली सी लाइट जा रही है, फिर वो उठ रहे हैं, फिर वो कृष्ण वंदना कर रहे हैं, फिर कृष्ण भगवान ने उनको ब्लेस किया है, फिर वो उठते हैं तो छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हैं, वो सारा मैंने किया। वो अगर कभी बैले होगा तो अगर आप वो सब देखेंगे। और फिर वो बैरगिया नाला, वो भी शायद कथा बहुत लोगों ने सुनी होगी। बैरगिया नाला जुलम जोर, नौ कथिक नचावे तीन छोर, जब तबला बाजे धीन धीन, तब एक एक पे तीन तीन। तो बैरगिया नाला था, अब तो बहुत चीज़ें वो टूट गई हैं, पुराना। कहाँ पर? हाँ, परौना, क्योंकि मेरा ससुराल भी हंडिया है, बींदा, वही गांव है। तो ये सब तो बाद में हुआ, लेकिन मैं तो पहले ही ढूंढ चुकी थी। तब ये कभी कभी मजाक करते थे, अच्छा ये पहले से आके मुझे ढूंढ के चली गई, ऐसा कभी मजाक करते थे। तो वो बैरगिया नाला जो था वहाँ, फिर ये जो ठग होते, वहाँ के ठग बड़े मशहूर थे। तो कथिक लोग जब डांस करके नाच के पैसा लाते थे, तो ये नाले के पीछे छुपे रहते थे और फिर उनको मार के छीन लेते थे पैसा। उस पे ये कथिकों ने, तुकबंदी में बहुत तेज थे ये लोग, उन्होंने तुकबंदी आपस में 9 कथिक थे, तो उन्होंने ये बात कही, अगर ऐसे कहेंगे हट जाओ, मारेंगे, ये ले जाएंगे, पैसा छीनेंगे, चोर है, तो वो समझ जाएगा। तो गाना गाने लगा, बैरगिया नाला जुल्म जोर बैरगिया, उस गाना गा रहे हैं। उसी में कह दिया, 9 कथिक नचावे तीन चोर, जब तबला बाजे दीन दीन, तब एक एक पे तीन। मतलब संदेश दे दिया कि तबला बाजे दीन दिन, एक एक पे तीन, तुम इसको मारो, तुम तीन इसको मारो, तुम तीन इसको मारो। बट गए, मार पीट के पैसा बचा लिया। तो ये कोई ऐसी कथाएं नहीं, ये सत्य है। इसको जानना, इसको आगे करना बहुत जरूरी। अच्छा, इसमें मैम एक चीज़ ये है कि जैसे मेल और फीमेल हैं, तो इन दोनों को नर्तक ही कहा जाता है क्या? नहीं, जो फीमेल है वो नर्तकी कहलाई जाती हैं, और वो नर्तक कहलाए जाते हैं। और महाराज जी की इस समय 10वीं पुश्त चल रही है, क्योंकि अगर मुगल कहते हैं कि उनके समय का है, तो 17वीं 16वीं शताब्दी की बात है। गूगल में वो दोनों को यही दिखा रहा था नर्तक में, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, वो आपने, मैंने भी देखी, बस गुस्सा तो बहुत आता है, लिख दूँ हाँ, इसमें, यही लेकिन है। कितना लिख दूँ मैं। अब ये लोग कुछ भी परोसने लगते हैं। बट वो जो समय गया, जब रामायण काल, ये सब चीज़ों की चीज़ें जब एक बार पूरा सब खत्म होता है, फिर से शुरू होने के लिए उस समय ईश्वरी प्रसाद जी ही थे जिन्होंने शुरू किया। और अगर उनकी 10 पुस्तें हैं, तो अगर हम 100 साल भी लगाएं तो 1000 साल तो इनके परिवार को हो गए। और 16वीं 17वीं शताब्दी ये लोग थे, जब इनके दरबारों में गए तो इन्होंने अपने ढंग से उनको बना लिया। अब इन्होंने कहा ये मेरा है। अब जैसे खैरागढ़ के आ रहा है, खैरागढ़ में भी तो यही हो रहा है, इतिहास पढ़िए सब लोग। उसमें वहाँ जो यहाँ के नर्तक, वहाँ कभी हुआ ना कि अरे बड़ा अच्छा नाच रहे हैं, आए लखनऊ, चलो भैया हमारे दरबार में भी, उन्होंने वहाँ अब वहीं रख लिया। अब राजा के पास तो पैसा भी है, राजा ने सोचा अरे अपनी स्टैंप लगाओ अब इसके ऊपर, करना क्या है। उन्हीं की सब चीज़ों को लेके कुछ एक आध अपना बोल के लगा के खैरागढ़ घराना, तो कितना बटोगे। समय की सीमा इस तरह से ज़्यादा सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। केवल मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ कि मेरे सौभाग्य का क्षण है कि मैं तो गोरखपुर के संयोग से इस समय हूँ और 3 महीने से हूँ और लगातार इन कार्यक्रमों में आता रहता हूँ। अफसोस शक्ति से 2 कार्यक्रमों में गैप हो गया, तो बहुत अच्छा लगा। बड़ी त्वरा के साथ आपने पुरानी बातों को व्यक्त किया। आपके कथन में ही पूरा कथक जो उपस्थित हो जा रहा था, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरी बात को अगर पहचाना गया तो बहुत बड़ी बात। और कोई प्रश्न करना चाहते हो? किसी का भी कोई सवाल हो, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। मैम, जैसे आजकल के समय पे रैप चल रहा है, तो कथक में भी क्या उस समय रैप होता था?
मतलब जैसे आजकल की रैप होते पर कहते हैं कवित्व जो होता था, वो जो रैप आजकल के लोग कर रहे हैं वो कथक में पहले से था, जो कवित्व कहते थे लोग उसको। एक्चुअली कथक तो में तो था ही। अब जब हम लोग जैसे क्लास में भी कराते हैं ना, कृष्ण और राधा की कहानियाँ बहुत हमारे यहाँ हुई हैं। वो है ना, बजत ताल मृदंग मुरली धुन ता धिलांग धुम किट तक गदिगन तननन सुगंध मन भर उमंग नृत्य करत कृष्णा 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 नृत्य करत राधा 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 नृत्य करत कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और बोलने का ढंग ये होता था कि कृष्णा कृष्ण की तरह बोला जाएगा, राधा सॉफ्ट। दोनों अंग अलग है। जो अर्धनारीश्वर है, शिव शिव है, पार्वती पार्वती। तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये सब हमारे यहाँ हुआ करता था। वो बीच बीच में कहा ना कि टाइम जब स्लॉट कम होने लगा तो लोगों ने उन चीज़ों को हटा दिया, करने वालों ने, कि अब इसमें इतना समय लगाएंगे तो हम ये कैसे करेंगे, और पब्लिक को मनाना है, उसमें चीज़ें ख़त्म। पहले लोगों के पास हाँ हाँ कॉन्वोकेशन वगैरह में तो गैप के बड़े देर देर तक हाँ। मैं पटना में सुनते थे, तो अब के समय में वो थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि हम भी आज के समय में देख रहे हैं कि कोई भी कार्यक्रम किया जाता है, कुछ भी अच्छे से अच्छे कलाकारों को भी बुलाया जाता है, मंच दिया जाता है, लेकिन जो ऑडियंस है उसकी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। तो ये जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अगर उन्हें अपनी संस्कृति को बचाना है तो उन्हें भी जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें भी हर कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होना पड़ेगा। तो ये मेरी आप सभी से, जो भी यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी से भी विनती है कि आप लोग निरंतर, क्योंकि हमारे यहाँ तो कार्यक्रम चलते रहते हैं और कार्यक्रम की गुणवत्ता भी रहती है, क्योंकि हमारा केंद्र जो है वो हमारी विरासत को बचाए रखने का काम करता है। तो आप सब इस जो भी हम लोग कार्यक्रम कराते हैं उसमें सम्मिलित होकर सहभागी बने, उसको आगे बढ़ाएं परंपरा को। तो आप सबका बहुत सहयोग रहेगा। और ये सब इन्हीं लोग के लिए खोला गया है, बिल्कुल बिल्कुल। आप ही सबके लिए खोला गया है, और ज़रूर आएं और ज़रूर ये सब सीखें। किसी का कोई और प्रश्न हो तो कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आज की इस संध्या को हम यहीं पे विराम देते हैं। मैं आकाश अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वो माइक संभालें और आज के इस कार्यक्रम को विराम दें। आज विमर्श की इस संध्या में हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित थी विदुषी उर्मिला शर्मा जी, जिनको आपने सुना। कथक के बारे में बातें हुई आज। अगले शनिवार इसी तरह से हमारे साथ नए वक्ता होंगे, नए विषय के साथ। आप सब ज़रूर आएं। समय यही 5 बजे, स्थान यही, प्रेक्षागृह यही स्थान। आप लोग आएं और लोगों को बताएं। अलग अलग विधाओं पे यहाँ पे ऐसे ही बातें होती रहेगी। हम धन्यवाद करते हैं आप सभी का, उन सभी का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया।